और बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चौकीदार दंपति को डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। वहीं बुजुर्ग ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक भाई की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुलमोहर रेजिडेंसी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी में संपत्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर रात लगभग 2 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने डीजल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। यूपी 112 की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात को विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर जान से मारने के प्रयास का उपयोग दर्ज किया गया और व्यक्ति को इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उचित धाराओं में अभियोग को तरमीम किया जा रहा है। इटावा में फेसबुक पर अश्लील फोटो वायरल करने से परेशान नाबालिग लड़की के घर के अंदर फांसी पर लटका हुआ उसका शव मिला। 1 सप्ताह से फेसबुक पर नाबालिग की फोटो के साथ अपशब्द लिखकर वायरल इसे किया जा रहा था। मंगलवार को परिजनों ने थाने में इस बाबत तहरीर दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले नाबालिग ने मौत को गले लगा लिया। दरअसल गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नाबालिग ने फांसी लगा ली। थाना क्षेत्र पर आज एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया कि एक गांव में एक अविवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच एक सूचना ये भी आई है कि इनका एक अश्लील फोटो फेसबुक पर डाल दिया गया था, इसने डाला है और ये सभी फैक्ट जांच की जा रही है। प्रदेश भर में अवैध निर्माण और अपराध से अर्जित संपत्ति पर लगातार कानून का बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में अब सुल्तानपुर में टॉप 10 अपराधी राकेश यादव उर्फ दरोगा यादव की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कई मामलों में आरोपी राकेश जेल में बंद है। सुल्तानपुर के एक गांव में जेल में बंद घटना महमूदपुर मजरे हेमनापुर गांव की है। मामला इलाके के टॉप 10 में शामिल अपराधी दारोगा यादव से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद राकेश उर्फ दारोगा यादव के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। उसने अवैध तरीके से कमाए पैसों से संपत्ति बनाई। शातिर अपराधी राकेश यादव उर्फ दरोगा के द्वारा अपराध से अर्जित की हुई 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इसके विरुद्ध हत्या, 3 हत्या के प्रयास के कई मुकदमे, रंगदारी, मादक पदार्थ की तस्करी, बलवा, मारपीट के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जेल में बंद राकेश उर्फ दारोगा यादव पहले जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। उस पर हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने आरोपी की करीब 1 करोड़ 6 लाख 10 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज से यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो गया है। कार और जीप चलाने वालों को 437 रुपए देने पड़ेंगे। हल्की माल वाहन के लिए 684 रुपए चुकाने होंगे। नए टोल रेट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर को राहत मिली है। तो आज 1 सितंबर से ये बड़े बदलाव फिलहाल किए गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होगा। दोपहिया और 3 व्हीलर को राहत इसमें दी गई है। महंगाई का एक्सप्रेसवे, टेंशन का टोल टैक्स, रफ्तार का मजा, जेब के लिए सजा। आज 1 सितंबर है और आज से ही कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो आरामदायक और सुविधाजनक जो सफ़र है वो अब और महंगा होने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स की जो दरें हैं वो 1 सितंबर से वो दरें बढ़ जाएंगी। टोल टैक्स की दरों में इजाफा हो रहा है। आप जो टोल रेट देख रहे हैं ये पुराना टोल दरें हैं, जिसमें अगर कोई 4 व्हीलर जो कार चालक है
वो अगर आगरा से नोएडा जाता है तो उसको एक तरफ का 415 रुपये देना पड़ता है, लेकिन अब उसको कहा जाए उस टोल दरों में इजाफा होगा। दोनों तरफ का जो रिटर्न टोल है वो 665 रुपये हुआ करता है किसी 4 व्हीलर के लिए, अब उसको 690 रुपये चुकाने होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब कार वालों को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की एक तरफ की यात्रा के लिए 415 रुपये की जगह 437 रुपये चुकाने होंगे। वहीं हल्के मालवाहक वाहन को 635 रुपये की जगह 684 रुपये, 6 एक्सल वाहन को 1295 की जगह 1394 रुपये, अत्यधिक भारी वाहन को 2250 रुपये की जगह 2729 रुपये देने होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के निर्देशानुसार 1 सितंबर से टोल की नई दरें लागू होंगी, जो कि तमाम वाहनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जो कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर्स के ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। कार और जीप के ऊपर तकरीबन 25 रुपये का एडिशनल चार्ज बढ़ेगा। LCV में तकरीबन 70 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ेगा। बस और ट्रक्स में करीबन 150 रुपये का, MEV में 240 और OSV व्हीकल में 275 रुपये का एडिशनल चार्ज लगेगा। लखनऊ सीतापुर रोड पर टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। इससे लखनऊ आने जाने में लोगों को अब ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। सीतापुर और इटौंजा नेशनल हाईवे 24 पर स्थित टोल पर जहां कार, जीप और वैन का एक तरफ का टोल 45 रुपये था, वो अब 50 रुपये हो जाएगा। खैराबाद और इटौंजा का आने जाने का 65 रुपये शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब बढ़कर 75 रुपये हो गया है। तो भी अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जो करीब 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उस पर अगर जो सफ़र करेगा तो उसको अपनी जेब पहले से ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। उत्तराखंड के मुंशियारी में तेजम तहसील को जोड़ने वाला हरडिया पुल बारिश की भेंट चढ़ गया। हरडिया नाले में उफान पर आने से इस पर बना हुआ वैली ब्रिज बह गया है और इससे तेजम, नाचनी और मुंशियारी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो एक बार फिर से बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर है और कैसे जो ये नदी नाले हैं ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, पुल पर जो पानी है वो बहने लगा, जिससे जो संपर्क है मुख्य मार्ग से वो इन गाँव का टूट गया है और लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरडिया नाले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंशियारी में हरडिया पुल बारिश के पानी की भेंट चढ़ गया और नाले के उफान पर आने के चलते जो ये पुल था ये बह गया है। जो आसपास के गांव हैं उनका जो मुख्य मार्ग से संपर्क था वो टूट गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंशियारी में हरडिया पुल बारिश की भेंट चढ़ने से किस तरह आम लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। जहां इस मार्ग से अब यातायात मुश्किल हो गया है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। तेजम, नाचनी और मुंशियारी के लोगों की इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां आम कार्यों के लिए, आवाजाही के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बरसाती नाला तेज उफान से बह रहा है। ऐसे में इस पुल का इस्तेमाल करना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। हरडिया नाला है जिस पर उफान आने से ये समस्या खड़ी हो गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप ABP गंगा पर देख रहे हैं। किस तरीके से जो मानसून है, बारिश है, वो आफत मचा रही है प्रदेश में। धारचूला की तस्वीरें हैं। यहाँ हरडिया जो पुल है वो नदी के बहाव के कारण, नाले के बहाव के कारण जो है बह गया है और इससे संपर्क लोगों का टूट गया है। जो लोग आवाजाही के लिए इसका इस्तेमाल करते थे उनके लिए अब परेशानी बढ़ गई है और आने वाले समय में ऐसा ही मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुंशियारी में हरडिया पुल मौजूद है जो कि नाले के उफान पर आने से बह गया है। देहरादून में भी हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायपुर सर्वे चौक के पास एक शख्स अचानक से नाले में गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची चीता पुलिस ने शख्स को नाले से बाहर निकाला। हादसा पास लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ABP गंगा पर किस तरीके से यह हादसा हुआ। हालांकि चीता पुलिस मौके पर मौजूद थी और शख्स को बचा लिया गया है। पूरी ही जो घटना थी ये पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अचानक से जो ये शख्स है कैसे नाले में गिरता है, उसके बाद जो चीता पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और उस शख्स को बचाया गया। पूरी वारदात, पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
और आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से जो ये शख्स है ये नाले में गिरता है और उसके बाद मौके से गुजर रही चीता पुलिस इसे बचाती है। आसपास जो लोग हैं वो भी बचाने की कोशिश करते हैं और ये पूरी ही जो घटना है पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देहरादून के रायपुर सर्वे चौक के पास ये घटना बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। सड़कों पर आवाजाही सुचारू ढंग से चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। 4 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई जो जिले हैं वहां पर तेज बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हो सकती है। एक बार फिर से इन क्षेत्रों के लिए ही, इन जिलों के लिए ही मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इससे पहले बारिश का और नदी नालों के उफान पर आने का क्या असर लोगों पर पड़ा वो हमने देखा, लेकिन अब 4 सितंबर तक के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और क्या कहा मौसम विभाग ने? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट है और इसी दौरान कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। आज खास तौर पर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं अगर हम बात करें तो चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, इन ज़िलों में आज कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें, देहरादून की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हल्की जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में आज का जो दिन है और अभी आने वाले 4 सितंबर तक अगर देखें तो लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जो सितंबर का महीना है मानसून का एक आखिरी महीने के तौर पर भी माना जाता है कि सितंबर के एक महीने, इस पूरे महीने पर जो बारिश होगी उसके बाद फिर मौसम इसके बाद खुल जाता है और बारिश कम होने लगती है और जो ठंड है वो धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो ऐसे में जो एक महीना है उत्तराखंड के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि जाने वाली बारिश होती है और ऐसे में जब जिलों के लिए ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी होता है तो कई जगह जो है तमाम तरीके की घटनाएं आती हैं, चाहे पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं हो, मैदानी इलाकों में जलभराव, नदियों के जलस्तर को बढ़ने की समस्याएं। तो इन तमाम चीज़ों से अभी उत्तराखंड वासियों को दो चार होना पड़ेगा। तो एक माह जो सितंबर है, इस पूरे महीने इस तरीके के अलर्ट लगातार जारी होते रहेंगे। तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और अगर आज देखें तो खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो 4 तारीख तक के अलर्ट की अगर बात करें तो येलो अलर्ट में ज़्यादातर जो प्रभावित रहने वाले ज़िले हैं वो पहाड़ी ज़िले ही रहेंगे। जी चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन तो तैयार है लेकिन लोगों को भी यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली का मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। दरअसल केंद्रीय हाईकमान ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में धांधली का मामला गर्माता जा रहा है। विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से जब एबीपी गंगा ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो बचकर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में बातचीत की और तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नो कमेंट्स। यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी भी खुद ये बात कहने से बच रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भर्तियाँ हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं, नियुक्तियों में किस तरह की जो नियम है उनमें अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं। तो नो कमेंट्स यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी साफ नहीं कर पा रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर क्या बयान देने हैं। अब आपको बताते हैं हम इन नियुक्तियों के संबंध में मुकेश सिंघल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मुकेश सिंघल को रातों रात 2 प्रमोशन मिल गए। वो पहले विधानसभा में शोध अधिकारी हुआ करते थे, मगर प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्हें 2 प्रमोशन दिए गए और वो विधानसभा सचिव बना दिए गए। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी का मामला अब दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। तो विधानसभा वाला है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हम एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीते हैं, कोई ना कोई हमारा संबंधी, मित्र, दोस्त, एम्प्लॉइज कोई भी मिल सकता है जिसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें भी हम कह रहे हैं कि उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसमें सुधार होगा और कोई गुनाहगार होगा तो उसको भी देखा जाएगा।
क्या भर्तियां आप लोग रद्द करवाएंगे जो खासतौर से विधानसभा में हुई है? अभी देखते हैं, उस पर चर्चा होगी, बात होगी, फिर उस पर निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है पार्टी हाईकमान ने प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल अभी धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री है। धामी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वो विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। ऐसे कई पद हैं जिन पर किसी न किसी नेता के करीबी या प्रेमचंद अग्रवाल के किसी चहेते को नियुक्ति दी गई थी। अब सवाल ये है, क्या दिल्ली हाईकमान इस मामले में कोई चाबुक चलाने जा रहा है? एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को चुनाव परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में अब आज से चुनाव आचार संहिता के साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 8 तारीख तक नामांकन चलेगा और 9 से 11 तक नामांकन पत्रों की जांच है। 13 को इसमें उसका चुनाव चिन्ह का आवंटन है। 26 तारीख को मतदान की तिथि रखी गई है और 28 तारीख को काउंटिंग की तिथि। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है और इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 6 तारीख से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर 6 तारीख से अगर देखें तो यहाँ पर जो नामांकन है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और इसके बाद ही जो चुनाव चिन्ह है उनको भी आवंटित कर दिया जाएगा। 26 तारीख को ये चुनाव होने हैं, 28 तारीख को इस पर जो है मतगणना हो जाएगी। अगर हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखें तो जो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है, ये परिपाटी चली आ रही है कि जो हरिद्वार जिला है उसके अलग से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। और अभी अगर चुनाव की बात करें तो 1 साल पहले इन चुनाव को हो जाना था, लेकिन वहां पर जो है चुनाव नहीं हो पाए थे, प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। ऐसे में लगातार, क्योंकि ये ग्राम प्रधानों के चुनाव हैं, ये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे तो गाँव के तमाम जो कामकाज थे, जो तमाम जो काम होते हैं वो पूरी तरीके से बाधित भी थे। तो ऐसे में वो जनप्रतिनिधि जो इन चुनाव में इस वक्त मैदान में उतरेंगे उनके लिए भी खुशी है और साथ ही साथ जो चुनाव होने थे इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज यहाँ पर चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके बाद पूरे जिले में धारा 144 आचार संहिता लागू हो जाएगी और अब जो 6 तारीख से है, ये जो प्रक्रिया 6 तारीख से शुरू होनी है। तो ऐसे में जहाँ पर इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिलाधिकारी का ये कहना है कि उनकी ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वहीं अगर कांग्रेस और भाजपा की भी बात करें, क्योंकि हरिद्वार एक बड़ा जिला है, काफी महत्वपूर्ण जिला है, उनकी ओर से भी तैयारियां कर दी गई हैं। कांग्रेस ने तो 16 सदस्यीय जो संसदीय कमेटी है उसका गठन कर दिया है। उसमें बड़े बड़े जो शीर्ष स्तरीय नेता है उनका भी है और जो तमाम लोग वहां पर लड़ना, जो चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, भाजपा के हों कांग्रेस के हों, वो अपना नाम जो है अपनी पार्टी के सम्मुख रखेंगे। बिल्कुल, तो पार्टियों से लेकर प्रशासन सभी तैयार इन चुनावों के लिए नजर आ रहा है। रवि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज खटीमा के दौरे पर हैं और शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा के दौरे पर हैं आज और यहां शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।